क्लास 11 केमिस्ट्री हम लोग इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे और हमारी जो कोर्स बुक होगी वो एनसीईआरटी होगी। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ब्रीफ में बहुत डिटेल में नहीं, कुछ टॉपिक्स जो रिलेटेड है उनको देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस, और कुछ जनरल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चंस पर। हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चन या कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे उसको थोड़ा कम करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, पर फिर भी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा जो हमारे क्वेश्चंस है उन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। और लैंग्वेज की जगह हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में रहेगा, पर साथ साथ हम लोग कंपटीशन के भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सारे नोट्स एनसीईआरटी से ही हैं क्योंकि एनसीईआरटी कोर्स बुक है। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम नोट्स आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिएगा। क्लास 1, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम हमारा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है इक्विलिब्रिया, है ना। तो ये सब जो टर्म्स होते हैं इनमें सिंपल एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, कुछ अलग तरह से इसमें प्लूरल बनता है। तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन है A + B C + D, तो अभी तक हमने ऐसा एरो देखा था क्लास 10 तक, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल एरो है। तो ये जो डबल एरो है वो दिखाता है कि दो रिएक्शन हो रहे हैं, A + B गिव्स C + D, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स हो गया जो लेफ्ट में होता है, और राइट हैंड साइड में ये प्रोडक्ट्स हो गया। एक रिएक्शन और है जिसको हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, पीछे रिएक्शन। तो C + D गिव्स A + D, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट हो गया वो हो गया C + D, मतलब C और D रिएक्टेंट्स हो गए और A और B प्रोडक्ट्स हो गए। ब्रीफ में हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं डबल हाफ एरो। ये हमें दिखाता है कि द प्रोसेस इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली इन बोथ द डायरेक्शंस, तो एक साथ दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रिएक्शंस हो रहे हैं लेकिन इक्विलिब्रियम में आ गए। इक्विलिब्रियम मतलब जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो अब हमें नहीं ऑब्जर्व हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं दिखेगा, पर फिर भी रिएक्शन हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो जब ए और बी रिएक्टेंट होंगे तो धीरे धीरे प्रोडक्ट इंक्रीज होगा उसका कंसंट्रेशन, लेकिन जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो वो वापस ए और बी का फॉर्मेशन करना चालू कर देंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक जगह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। हम लोग कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गया, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि रिएक्शन अभी भी हो रहा है पर कुछ हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रेट इक्वल है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो जो हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मिक्सचर होता है उस कंटेनर या फिर जो भी अपैरेटस है उसमें, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। उसमें प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, रिएक्टेंट्स भी रहते हैं ना। अगर A + B को हम लोग रिएक्टेंट माने, C + D को प्रोडक्ट माने। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एक होता है और एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में नाम से क्लियर है, उसमें आयंस होंगे, वो इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। तो द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। अब हमारे पास है अगला इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में चेंज ऑफ स्टेट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं उसको। फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, जैसे सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस और सॉलिड से gas. Chemical reactions reach a state of dynamic equilibrium in which the rate of forward and reverse reactions are equal and there is no net change in the composition. तो कोई net change नहीं होगा composition में, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Solid liquid equilibrium, तो ice हम लोग ले लेते हैं solid और water liquid, ये compound H2O ही है। तो इसमें जो apparatus होगा वो कैसा होगा? तो perfectly insulated thermos फ्लास्क, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन इट्स कंटेंट एंड द सराउंडिंग। तो इंसुलेटेड है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है ये। एट 273 केल्विन, तो 273 केल्विन पे और 1 atm या 1.013 बार, तो ये हमारे कंडीशंस हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? द मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विथ टाइम। तो जो आइस और वाटर का मास होगा वो टाइम के संग चेंज नहीं करेगा। द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा कैसे? तो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस एंड अडेयर टू इट, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइस से टकराएंगे और वहीं पर रह जाएंगे, उसी से चिपक जाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस एस्केप इनटू लिक्विड फेज, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे आइस के वो लिक्विड फेज में एस्केप कर जाएंगे।
देयर इज़ नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर, तो कोई चेंज ऑफ मास नहीं होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल जाके आइस से चिपक जा रहे हैं वाटर के, और जो आइस के मॉलिक्यूल से वो एस्केप कर रहे हैं और वाटर में आ रहे हैं, तो हमारे पास चेंज ऑफ मास नहीं होगा। देयर इज़ नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर एज द रेट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आइस इनटू वाटर, आइस से वाटर, एंड ऑफ रिवर्स ट्रांसफर, मतलब फ्रॉम वाटर टू आइस आर इक्वल, रेट्स इक्वल हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm या 1.013 बार। थर्मोडायनेमिक्स में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूनिट्स वगैरह में दिक्कतें आती हैं, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन। अगला हम लोग देखते हैं, आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम ओनली एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो आइस और वाटर होता है या सॉलिड फेज और लिक्विड फेज होता है वो इक्विलिब्रियम पर होता है। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हो गए, तो किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, या जनरली मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। तो 1 atm, जनरली हम लोग टेम्परेचर ध्यान रखते हैं पर 1 atm भी हमें ध्यान रखना है। 1 atm प्रेशर पर, जिस टेम्परेचर पर, ठीक है, तो अगर 1 atm प्रेशर है उसके बाद जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, तो उस टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम लोग कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, पर ध्यान रखना है 1 atm प्रेशर वहाँ लिया जाता है। अब इन्फरेंस, तो हम लोग क्या क्या इससे इन्फर कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं इससे। सिस्टम इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो इस सिस्टम से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है, इन्फो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या पता लगा सकते हैं कि बोथ प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, तो जो दोनों प्रोसेस है, मतलब वाटर से आइस और आइस से वाटर, जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है वो साथ साथ होता है, एक ही समय में होता है, साइमल्टेनियसली होता है। एंड बोथ प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट, क्योंकि हमें मास का चेंज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि बोथ प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट, सो द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम लोग क्लास 2 में इसी तरह लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम को देखेंगे, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम को देखेंगे, और धीरे धीरे पहले ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग के संग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ब्रीफ में मैंने यहाँ पर आपको बताया, आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा और कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट्स आप पढ़िएगा, ठीक है। हम लोग का मेन फोकस रहेगा क्वेश्चंस पर, थ्योरी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, पर फिर भी ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पर। तो इस वीडियो में हमने बेसिक देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगली वीडियो में हम लोग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे और धीरे धीरे अपने केमिस्ट्री 11 चैप्टर इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ेंगे।